हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल आर सेव द क्लासेज। राजस्थान पटवारी के लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ 3 दिन की वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम लोग फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। ये रिवीजन क्लासेस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ये एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप वीडियोस को पूरा देखें। तो फर्स्ट थिंग है व्हाट इज कंप्यूटर। तो बात करते हैं हम कंप्यूटर की, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में जब हम कंप्यूटर लिखते हैं तो यहाँ पे हमारे इसके वर्ड से हमें क्या समझ में आता है कि ये वर्ड किससे मिलके बना हुआ, कौन से वर्ड इसका ओरिजिन है, कंप्यूट इसका ओरिजिन है। ठीक है, अब उस कंप्यूट का जो वर्ड है सबसे पहली चीज़ वो कहाँ से आया है, आपके लैटिन लैंग्वेज से वो आया है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी मीनिंग क्या होती है, मतलब क्या मतलब होता है कंप्यूट का मतलब होता है कोई भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करना। तो हम ये बोल सकते हैं कंप्यूट का मतलब होता है टू कैलकुलेट। ठीक है, तो ये बेसिक मतलब है हमारे कंप्यूटर का। अब कोई भी कैलकुलेटर, जैसे सपोज टू भी हम सिंपल कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं जिसमें 10 डिजिट्स होती है, हम नंबर्स डालते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या वो कंप्यूटर है? नहीं, वो एक कंप्यूटर नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि ये कंप्यूट कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है तो वो कंप्यूटर हो गया, नहीं। उसके अंदर ये है कि आपके इन ऑपरेशंस के अलावा भी मल्टीपल साइमल्टेनियसली हम ऑपरेशंस कर पाते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी की पावर ज़्यादा होती है, तब हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं, कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, अभी हम जो कंप्यूटर डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं वो कम्प्लीटली क्या है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब आप लोगों को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या ये मैग्नेटिक डिवाइस है, क्या ये आपके मैकेनिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस है। ठीक है, तो हमेशा हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो बात करते हैं हम फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर की। इसके अंदर मेजरली हमारे पास में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर। तो गाइज यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो हमेशा होता है हमारा इनपुट। ठीक है, जिससे हम लोग इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ये इनपुट किसके पास में जाता है, ये जाता है आपके सीपीयू के पास में। सीपीयू में भी 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कंट्रोल यूनिट, एक होता है हमारे पास में अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और एक होता है हमारे पास में रजिस्टर्स। ठीक है, देन इसके बाद में जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट कर देता है, क्योंकि सीपीयू जो काम है वो क्या है, इसका प्रोसेसिंग का काम होता है, देन उसके बाद में हमारे पास में क्या जनरेट होता है, आउटपुट जनरेट होता है। तो ये आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे पास में क्या आता है, आउटपुट आता है। ठीक है, अब ये जो डेटा प्रोसेस हो रहा है हमारा, उसके बाद में हम डेटा को यदि परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं, टेम्परेरीली स्टोर करना चाहते हैं, तो उस केस में हमारे पास में क्या होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है। तो ये हो गई हमारे पास में स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास में कौन कौन से स्टोरेज डिवाइसेस है, बेसिकली हमारे पास में 2 तरीके की स्टोरेज या मेमोरी हम लोग बोल सकते हैं। एक होती है हमारे पास में प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारे पास में सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरो साइन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या समझ में आया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सीपीयू जो है कभी भी सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। वो किसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, वो प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यदि उसे सेकेंडरी का डेटा चाहिए तो उस केस में पहले सेकेंडरी का डेटा कहाँ से कहाँ लोड होगा, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में लोड होगा, तब जाकर के आपका सीपीयू उसको एक्सेस कर पाएगा। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स है आपके कंप्यूटर सिस्टम के। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप कीबोर्ड और माउस का यूज़ करते हो, कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप देते हो कंप्यूटर को, कोई भी की आप प्रेस करते हो तो किसके थ्रू देते हो, इनपुट के थ्रू देते हो। इनपुट क्या है यहाँ पे, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कीबोर्ड हमारे पास में एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, और माउस के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज हमारे पास में अवेलेबल है, जिसके अंदर ऑप्टिकल, मैकेनिकल माउस और इस तरीके की बहुत सारी माउसेस हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, इन डिवाइसेस के थ्रू हम कोई भी इनपुट देते हैं, वो इनपुट कहाँ जाता है, सीपीयू के पास में जाता है। वो इनपुट को गेट करता है। सपोज टू भी मैंने यहाँ पे कमांड दी है 2 नंबर्स को ऐड करने की, जैसे मैंने दिया 23, देन प्लस का सिंबल, देन 23, तो उसके पास में यहाँ पे सीपीयू के अंदर आ जाती है। वो वेरिएबल्स आपके टेम्परेरीली रजिस्टर में स्टोर होते हैं, देन उन पे कंप्यूटेशन कौन करता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करती है। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा जो टाइप है वो क्या है, हम एडिशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो और ये एडिशन कौन परफॉर्म करता है, एएलयू।
क्यों करता है? क्योंकि ALU जो है वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिटी का, अर्थमेटिक से मतलब है हमारे पास में प्लस माइनस मॉड्यूलस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस कौन करता है? ALU करता है। ठीक है, और कौन से ऑपरेशन ALU करता है? ये लॉजिकल ऑपरेशंस भी करता है जिसके अंदर एंड और नॉट ऑपरेशंस आते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो आपका ALU परफॉर्म करता है। तो यदि हमने यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए तो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर किया, देन ALU ने परफॉर्म किया। अब ये बात हुई कि कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है? तो कंट्रोल यूनिट जो है आपके सारे सिग्नल, जितने भी कंपोनेंट्स आपके डिवाइस कंप्यूटर में अटैच्ड हैं, उन सबके बीच में कम्युनिकेशन को हैंडल करती है, उनके बीच में कंट्रोल्स को ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स, फॉर एग्जांपल इस कंप्यूटर जो हमारा CPU है यही तो बोलता है आपके ALU को कि ये आपको पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, यही बोलता है कि रजिस्टर की कौन सी वैल्यू को रीड करना है, यही बोलता है आपके CPU आपके कीबोर्ड को इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि मुझे डेटा इनपुट लेना है। तो उस केस में वो बाद में उसके दूसरे जो कंपोनेंट्स है वो वर्क करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कंट्रोल सिग्नल्स पास करता है वो किसके थ्रू जाते हैं? बसेस के थ्रू जाता है, ताकि उन डिवाइसेस के वो कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है आपका CPU का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक 3 कौन से मेजर पोर्शन से पार्ट्स हैं जो आपके CPU के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में रजिस्टर्स हो गए, इस तरीके से हमारी वैल्यूज बन गई। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में एडिशन परफॉर्म हो चुका है, उसको यदि हमें टेम्परेरी की जगह परमानेंटली स्टोर करना है तो वो चीज़ पहले प्राइमरी मेमोरी में आएगी, देन वो सेकेंडरी मेमोरी में जब हम लोग सेव कर देते हैं उसको तो वो सेकेंडरी मेमोरी में जा करके स्टोर हो जाती है। बट यदि हमें सेव नहीं करना, ओनली कंप्यूट करके डायरेक्टली हमारे डिस्प्ले स्क्रीन पे आना है, तो उस केस में प्रोसेस होने के बाद में वो कहाँ जाते हैं? आपके आउटपुट डिवाइसेस के पास में, मतलब आपके डिस्प्ले के स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब आउटपुट के डिवाइसेस में क्या क्या हो सकता है? हो सकता है आपने जो परफॉर्म किया है उसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर रहे हो तो ये प्रिंटर के पास में पहुँच जाएगा। यदि आपने मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हो तो ये मॉनिटर की स्क्रीन पर पहुँच जाएगा। यदि आपने कोई साउंड को प्ले किया होता तो ये हो सकता है आप स्पीकर के थ्रू आपका साउंड प्ले होना स्टार्ट हो जाता। तो ये हमारे पास में बेसिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो डेटा हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है, जो उसका आउटपुट आया है वो कहाँ पे आता है? आउटपुट डिवाइसेस पे आता है। ठीक है, वो प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, कोई और डिवाइस हो सकती है। ये बेसिक आर्किटेक्चर है आपका कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं क्या ये इनपुट, क्या ये सेकेंडरी स्टोरेज से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है? हाँ जी गाइज, ये आपके डायरेक्टली कनेक्टेड होता है कंट्रोल सिग्नल्स के थ्रू। यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये यहाँ से भी कनेक्टेड होता है। तो ऐसा नहीं है ये डायरेक्टली अलग होता है, नहीं, ये इससे भी कनेक्टेड होता है, पर ये कंट्रोल्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है आपके कंप्यूटर सिस्टम की। तो होप यू गाइज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यदि नहीं समझ में आया, कोई भी टॉपिक में इशू हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की। तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के अंदर पहला पोर्शन आता है हमारे पास में हार्डवेयर। ठीक है, अब इस हार्डवेयर के वर्ड से हमें समझ में आता है कोई भी चीज़ जो हार्ड है, जो कि सख्त है, मतलब जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो सारी चीज़ें क्या होती है? कंप्यूटर का हार्डवेयर। कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं? देखो गाइज, सबसे पहली बात, आपकी जो मॉनिटर की स्क्रीन है जिसपे आप वैल्यूज को देख पाते हो वो आपका क्या हार्डवेयर है? आपका कीबोर्ड हार्डवेयर है, आपका माउस हार्डवेयर है, और एक साइड में आपका वो जो बॉक्स, ब्लैक सा जो बॉक्स है, वो बड़ा सा यूनिट जो रखी हुई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हो सकता है आप लोग अभी तक उसको CPU बोलते हुए आए। ठीक है, बट वो CPU नहीं होता, वो क्या होती है आपके पास में? सिस्टम यूनिट होती है। ठीक है, अब ये सिस्टम यूनिट के अंदर क्या होता है? एक मदरबोर्ड होता है, इस तरीके से पीछे की तरफ प्लेट लगी हुई होती है ये। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर जितने भी जो डिवाइसेस हैं वो आपके स्लॉट्स बने हुए होते हैं, और उन स्लॉट्स के थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होती है इस सिस्टम यूनिट के अंदर। ठीक है, और ये जो CPU होता है आपका, वो भी इस मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप बनी हुई होती है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? CPU बोल देते हैं, क्योंकि सारे प्रोसेसिंग का काम वो CPU करता है। ठीक है, तो ये मेजर आपके जो कंपोनेंट्स है जो कि हमें डायरेक्टली विजुअलाइज हो रहे हैं, जो डायरेक्टली अवेलेबल है हमारे पास में, वो क्या सारे के सारे हार्डवेयर है। ठीक है, अब हम इस सिस्टम यूनिट को ओपन करते हैं तो इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मदरबोर्ड की चिप भी इसके अंदर लगी हुई है, मल्टीपल डिवाइसेस के कम्युनिकेट करने के लिए जो आपस में क्या है? सिस्टम बसेस लगी हुई है, जैसे वायरिंग लगी हुई है। ठीक है, तो वो भी एक हार्डवेयर हो गया हमारे पास में। इसके अंदर एक फैन लगा हुआ कूलिंग के लिए, तो वो भी हार्डवेयर है हमारे पास में। डिस्क ड्राइव का स्लॉट बना हुआ, तो वो भी हमारे पास में हार्डवेयर है। तो इसके अंदर जो भी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है इंटरनली, वो सारी चीज़ें भी क्या है? हार्डवेयर है। तो ये तो बात हो गई हमारे पास में हार्डवेयर की। नेक्स्ट है हमारे पास में सॉफ्टवेयर।
ठीक है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि जिन चीज़ों को अपन वर्क तो कर पा रहे हैं बट हम उन्हें छू नहीं सकते हैं, ठीक है। अब यदि हम छू नहीं सकते तो ये सारी चीज़ें तो छूने वाली हो गई क्योंकि हम इनको टच करके देख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें तो हो गई आपके हार्डवेयर, तो ये तो हम लोग रब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की। तो सॉफ्टवेयर क्या है, आपके कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना तो आप लोग क्या ओपन करते हो, आपने अपना सिस्टम ओपन किया और आपने वर्ड डॉक्यूमेंट वाली फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है, MS वर्ड को ओपन कर लिया या वर्ड पैड को आपने ओपन कर लिया। उस केस में क्या है, आप जो भी टाइपिंग उस वाले पेज के अंदर करने वाले हो तो वो सारे कंटेंट आपको शो हो जाता है। आप उसको सेव करवाना चाहते हो, सेव करवा के रख सकते हो, ठीक है। बट ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपके पास में एक ही सॉफ्टवेयर है, आपके पास में एक ही चीज़ के लिए वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है। आप ऑनलाइन जाकर भी इन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं। यदि हमें रिक्वायरमेंट हो, यदि हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है तो हम दूसरा इंस्टॉल भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो हार्डवेयर ही अवेलेबल नहीं है, वो ओनली सिंपल प्रोग्राम्स होते हैं, वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सॉफ्टवेयर। बट एक चीज़ ध्यान रखनी है, बिना सॉफ्टवेयर के हमारा जो हार्डवेयर है, ऑल्दो वो कितना भी कॉम्प्लेक्स, कितना भी अच्छा हार्डवेयर क्यों ना हो, वो किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के हम किसी भी हार्डवेयर से कोई भी कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। हम उससे बात नहीं कर सकते, उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस हम लोग नहीं दे सकते। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कई बार लोगों की विंडोज़ जो है आपके सिस्टम में जो डली हुई होती है वो क्रैश हो जाती है, ठीक है। यदि विंडो एक बार क्रैश हो चुकी है तो उसके बाद में आप उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करवा सकते, ठीक है। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि बिना आपका जो कम्युनिकेशन वो किसके थ्रू होता है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है। उसी की बेसिस पे आप अपना काम करवा पाते हो। यदि वही नहीं है तो आपका हार्डवेयर से आपको नहीं पता कि किस तरीके से काम करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में डेटा, ठीक है। तो गाइस डेटा बहुत ही मीनिंगफुल चीज़ है। पहली चीज़, ये आपका प्लूरल वर्ड है, ठीक है। कौन से सिंगुलर वर्ड से बना हुआ है, ये आपके डेट्यूम वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो डेट्यूम वर्ड है उसका मीनिंग होता है कोई भी रो फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है। अब रो फैक्ट्स फिगर्स का मतलब है कि कोई भी फिगर हो सकता है, कोई भी फैक्चुअल डेटा हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को बोला कि ये एक नंबर है 7, ठीक है। मैंने आगे पीछे कुछ नहीं बताया कि व्हाट इज दिस नंबर, कि ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, मैंने कुछ नहीं बताया। मैंने क्या बताया ओनली आपको कि ये एक 7 नंबर है, ठीक है। तो जब तक मैं इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन नहीं देती, तब तक ये वैल्यू क्या है, हमारे पास में डेटा है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये डेटा है, बस ये अवेलेबल है, ठीक है। बट जैसे ही मैंने आपको ये बता दिया कि ये पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट की, किसी बच्चे की एज है या फिर किसी के 10 में से 7 मार्क्स आए हैं, तो मतलब क्या हो गया, वो चीज़ मीनिंगफुल हो गई, मतलब उसकी मैंने प्रोसेसिंग कर चुकी हूँ मैं। तो उस केस में मेरी जो डेटा है वो क्या बन जाता है, इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोगों ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले फंक्शनैलिटी के अंदर कि हमारे पास में इनपुट डिवाइस है, इनपुट के बाद में किसके पास में जाता है, CPU, मतलब प्रोसेसिंग उसकी हो रही है। देन प्रोसेसिंग के बाद में जो आउटपुट आया वो हमारे पास में आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सा मतलब क्या हो, डेटा हमारा इनपुट है जहाँ पे अपन कोई भी रैंडम डेटा डालते हैं। जैसे 2 + 3 मुझे डालना है, तो यहाँ पे 2 भी डेटा है और 3 भी डेटा है, ठीक है। जब ये प्रोसेस होके 5 बना और मैंने ये शो किया कि इट इज़ द एडिशन वैल्यू ऑफ द 2 and 3, तो उस केस में ये वैल्यू मेरे पास में क्या हो गई, ये बन गई हमारे पास में इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बेसिक फंक्शनैलिटी है आपके कंप्यूटर सिस्टम की। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है हमारे पास में इंस्ट्रक्शंस, और नेक्स्ट उसके बाद में प्रोग्राम, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शंस की। तो इंस्ट्रक्शन क्या होता है, कोई सी भी प्रोग्राम का, जैसे सपोज टू बी कोई भी आप क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दिए कि आपको लाइक करना है, ठीक है। तो वो क्या है, एक कमांड हो गई जो कि मैंने आपको दी है। तो इसी तरीके से अपन कभी भी कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं, अपनी कमांड्स देते हैं। जैसे हमने बोला कि आपको ये पर्टिकुलर कैलकुलेटर को बोला कि ये एडिशन परफॉर्म करना है, तो वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है जो कि यूजर उसको दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि और भी हम बेसिक चीज़ बात करें, जैसे सपोज टू बी मेरे पास में एक काम है, क्या काम है मेरे पास में, कि मेरे पास में 2 अकाउंट है A and B, ठीक है। A के पास 1000 रुपीज़ है, B के पास 2000 रुपीज़ है, ठीक है। मेरा काम क्या है कि मुझे A के अकाउंट से 50 रुपये निकाल करके B के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं, ठीक है। मेरा काम क्या होगा,
a इक्वल्स टू a माइनस 50, मतलब a के पास जितना पैसा है उसमें से 50 लेस करो और a को इनिशलाइज कर दो, a को वापस से वैल्यूज डाल दो, मतलब 1000 में से 50 गए, 950 रुपये a के पास में चले जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 950, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b प्लस 50, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जानी चाहिए, 2050। ये आपका बैंक का ऑपरेशन है, ठीक है। कोई भी बैंक है, जैसे मेरे पास में 2 अकाउंट है, मैंने बोला कि एक अकाउंट से 20 रुपये निकाल करके दूसरे अकाउंट में जमा कर दो, ठीक है। तो ये पूरा जो काम है, जो मैंने काम किया, वो तो क्या है मेरे पास में पूरा का पूरा प्रोग्राम, ठीक है। बट यहाँ पे जो इंडिविजुअल काम है, जो पर्टिकुलर काम है, वो एक एक काम क्या हो गया, ये इंस्ट्रक्शंस हो गए। तो ये फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया, सेकंड इंस्ट्रक्शन हो गया। यदि इन इंस्ट्रक्शंस को मैं ऐसे लिखूँ a माइनस 50 दैन b इक्वल्स टू b प्लस 50, ये दोनों मिलके मेरे पास में क्या बना रहे हैं, मेरा प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोग्राम के लिए क्या बोल सकते हैं कि प्रोग्राम होता है हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर का हमारा मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर का जो इन्वेंशन है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक चल रहा था, किस किस तरीके से मॉडिफिकेशन उनमें हुए, कौन सी टेक्नोलॉजी का उनमें यूज़ किया गया, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास में जब कंप्यूटर आया तो सबसे पहले कौन सा कंप्यूटर आया था, हमारे पास में अवेलेबल हुआ था अबेकस, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर था अबेकस, ठीक है। ये कब आया था, कब किसने दिया था, ये 16th सेंचुरी के अंदर अवेलेबल हो गया था। ये कहाँ आया था, चाइना में अवेलेबल हुआ था, ठीक है। इस कंप्यूटर के अंदर बेसिकली होता क्या था, यहाँ पे बीट्स होते थे। जैसे आप लोगों ने केजी के बच्चों के पास में ऐसा कुछ खिलौना देखा होगा जिसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से लाइंस बनी हुई होती है, वुडन का होता है, ये लकड़ी का होता है। तो इस केस में यहाँ पे जैसे सपोज टू भी यहाँ पे 3 बीट्स बनी हुई है, फिर नेक्स्ट वाले में 4 बीट्स बनी हुई है, तो इस तरीके से बीट्स बने हुए होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये बीट्स होते थे, इनके रोटेशन से, इनके मूवमेंट से यहाँ पे अबेकस में कैलकुलेशंस परफॉर्म होती थी। और कौन सी कैलकुलेशंस परफॉर्म ये कर पाता था, ये एडिशन परफॉर्म कर पाता था, और हमारे पास में सब्ट्रैक्शन होता था, और हमारे पास में कौन सा था, स्क्वायर रूट की वैल्यूज को यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सकता था, ठीक है। तो ये 3 ऑपरेशंस आपके अबेकस जो था उसके अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते थे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक कंप्यूटर, जहाँ से हमारे कंप्यूटर का नाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद में बहुत सारे कंप्यूटर्स हमारे पास में अवेलेबल हो चुके थे। जैसे नेक्स्ट हमारे पास में आया था नेपियर बोन्स, ठीक है। इसने क्या था, जॉन नेपियर एक इन्वेंटर था, ठीक है। उसने क्या किया, हमारे पास में कुछ बोन्स होती थी जिनका उसने यूज़ किया, वुडन की जो बोन्स होती थी उनका उसने यूज़ किया कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। और उसका यूज़ करने से ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर की जो फंक्शन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट ही कर पाती थी, वो उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन भी करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन जो है उसका ऑपरेशन किसने स्टार्ट हुआ था, नेपियर बोन्स ने जब इसका डेवलपमेंट किया था, इन्वेंशन किया था, देन उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आया था आप लोगों के 1670 के अराउंड आया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ और कंप्यूटर्स की जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हम सीरियल वाइज उनको देख लेते हैं एक बार। तो जैसे कि हमारे पास में अबेकस और नेपियर बोन्स थी, उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर्स है जो कि हमारे इवोल्यूशंस में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। बट हम ओनली मेजर पोर्शंस को कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिकल इंजन। तो ये एनालिटिकल इंजन है, उसको किसने डेवलप किया था, चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। और ये जो चार्ल्स बेबेज है, इसके डेवलपमेंट की वजह से क्या बोले जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोले जाते हैं, ठीक है। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये कब डेवलपमेंट कब इसका स्टार्ट हुआ एंड कब इसका यूज़ किया गया, ये 1834 से लेकर के 71 तक इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये जो कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन, वो क्या है, हमारे पास में फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर है, ठीक है। पहला कंप्यूटर आपका जनरल पर्पस के लिए जो यूज़ हुआ था वो क्या था, एनालिटिकल कंप्यूटर था, ठीक है, एनालिटिकल इंजन था। अब ये जब इंजन था तो इसको ये दूसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये आपका कंप्लीटली इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटेशंस है वो भी इंक्लूड होती थी और मैकेनिकल ऑपरेशंस भी होते थे, मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट का वहाँ पे मूवमेंट भी होता था, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला था इलेक्ट्रोमैकेनिकल।
देन उसके बाद में हमारे पास में कंप्यूटर आया था ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, ये इसको डेवलप किया था JP एकर्ड एंड जॉन मॉचली ने। 1943 में ये अवेलेबल हुआ था और ये 46 तक इसका डेवलपमेंट की प्रोसेस चली थी। दैन ये जो कंप्यूटर था इसको क्या बोला जाता था, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है गाइस, ये जो कंप्यूटर है ENIAC वो आपकी फर्स्ट जनरेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से हमारी फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट होती है। ठीक है, और ये कंप्लीटली क्या इलेक्ट्रॉनिक, इसमें कोई भी मैकेनिकल पावर नहीं होती थी, इसमें कोई भी मैकेनिक्स का यूज नहीं होता था। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में अवेलेबल हुआ था एडवाक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, इसका डेवलपमेंट भी JP एकर्ड और जेम्स मॉचली ने किया था। 1946 से लेकर के 52 के बीच में आया था ये। बट इसमें क्या हुआ था, एक इन्वेंटर है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, स्टोर्ड प्रोग्राम्स दिए थे। ठीक है, उन स्टोर्ड प्रोग्राम्स का यूज आपके एडवाक कंप्यूटर में किया गया और उनकी फंक्शनैलिटी क्या थी, उसकी वजह से आप अपने डेटा को और आपके इंस्ट्रक्शंस को आप कंप्यूटर में स्टोर करवा पाए। ये वाली फंक्शनैलिटी किसने दी थी, जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। ठीक है, वो फंक्शनैलिटी आपके एडवाक कंप्यूटर के अंदर अवेलेबल हो गई थी। तो गाइस, ये जो एडसाक कंप्यूटर है, ये भी आपका जो एडवाक कंप्यूटर का जो टाइम था उसी ड्यूरेशन में ये कंप्यूटर भी हमारे पास में डेवलप हुआ था। ठीक है, इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट जो हुआ था वो M विल्किस की जो ग्रुप है उसने किया था। ये एक ये एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रुप था जिसने इसका डेवलपमेंट किया था। ठीक है, जब ये डेवलपमेंट कर रहा था तो इसने भी क्या किया है, आपके जॉन वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर आया था स्टोर प्रोग्राम्स का, वो भी इसने यूज किया है। इसकी वजह से इसने फास्ट डेवलपमेंट किया और जब इसका कंप्यूटर आया तो इसे बोला गया कि ये पहला ऐसा कंप्यूटर जिसने आपके स्टोरेज की कैपेबिलिटीज अवेलेबल करवाई थी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये हमारा था पहला कंप्यूटर जिसने पहले स्टोरेज की कैपेसिटी प्रोवाइड की थी। ठीक है, देन उसके बाद में हमारे पास में आया था यूनिवाक, जिसके अंदर ऊपर की सारी फंक्शनैलिटी अवेलेबल थी, मतलब ये डेटा को स्टोर भी कर पाता था और ऑपरेशंस भी कर पाता था। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती थी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर और ये भी JP एकर्ड और जॉन मॉचली के ग्रुप ने दिया था। 1951 में अवेलेबल करवाया था। ये जो कंप्यूटर हमारा क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। गाइस, ये चीज ध्यान रखने की बात है कि ऊपर के जो तीनों कंप्यूटर्स है वो नो डाउट वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हैं, पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास में आंसर आ जाता है यूनिवाक। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होती थी वो बिट्स वाले ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, जैसे 1010 पे ऑपरेशंस आपके यहाँ पे परफॉर्म होती थी, बाइनरी वैल्यूज पे ये चलता था। ठीक है, ये डेसिमल वैल्यूज पे वर्किंग नहीं होती थी। अभी करंटली जो हमारी वर्किंग होती है वो भी हमारा क्या है, डिजिटल कंप्यूटर्स पे वर्किंग हो रही है, तो इसलिए बोला जाता है डिजिटल राजस्थान, डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी इसलिए बोली जाती है क्योंकि हमारे जो सिंपल अभी जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है वो किसके फॉर्मेट में होती है, बाइनरी फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कंप्यूटर इवोल्यूशन के कुछ कंप्यूटर्स। तो गाइस, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर जनरेशंस को। तो पहली जनरेशन आई थी 1942 में, जो कब तक चली थी, 55 तक चली थी। ठीक है, उस केस में स्विचिंग डिवाइसेस जो यूज होती थी, जो कि कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस करने के लिए यूज होती थी, वो स्विचिंग डिवाइस यूज होती थी वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, अब यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब्स का मतलब ये नहीं एक वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी, यहाँ पर मल्टीपल वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था कि जितनी पावर की कैलकुलेशंस उसमें करवानी होती थी, उसमें पहले स्टार्टिंग के अंदर 10 वैक्यूम ट्यूब, देन 100, देन थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को वहाँ पे यूज किया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पे जो स्टोरेज यूनिट है, उस स्टोरेज के लिए डेटा का इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। ये जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स है उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर मशीन लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज की, तो कंप्लीटली बाइनरी फॉर्मेट में होती है। किस तरीके से होती है, 101010 के फॉर्मेट में चलती है। अभी कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, ये आपके वैल्यू टू वैल्यू चेंज होती जाती है। ठीक है, ये कंप्लीटली आपके बाइनरी फॉर्मेट में वर्क करती थी। बट यदि अपन बात करें असेंबली लैंग्वेज की, तो असेंबली लैंग्वेज है जो नेमोनिक्स के फॉर्मेट में चलती थी, जहाँ पे यदि दो वैल्यूज का एडिशन करवाना होता था तो किस तरीके का कोड होता था, जैसे ऐड R1
R2, ठीक है। यहाँ पे R1 और R2 क्या है, R1 और R2 आपके रजिस्टर्स के नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, R1 और R2 के वैल्यू को ऐड करवा रहे हो और वापस से R1 के अंदर स्टोर करवा रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके असेंबली लैंग्वेज होती थी जिसका यूज़ किया जाता था आपके प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस की जैसे, ठीक है। अब ये जो कंप्यूटर आए थे फर्स्ट जनरेशन के अंदर, वो जो हमने जस्ट इवोल्यूशन में जो भी कंप्यूटर्स हमने पढ़े वो सारे के सारे कौन से जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, सारे के सारे हमारे पास में फर्स्ट जनरेशन के हमारे पास में कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जो जनरेशन आई थी सेकेंड जनरेशन, वो स्टार्ट हुई थी 1955 के अंदर, वो कब तक चली थी, 64 के अंदर चली थी। स्विचिंग डिवाइसेस के केस में वहां पे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था, ठीक है। देन ट्रांजिस्टर का जब यूज किया जाने लगा तो वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर्स छोटे होते थे, इसलिए जब वहाँ का जो कंप्यूटर की जो साइज है जो कि पूरी रूम में आती थी वो भी थोड़ी छोटी होने लगी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाने लगा। देन उसके बाद में स्टोरेज यूनिट के केस में यहाँ पे मैग्नेटिक कोर डिवाइसेस, टैब्स और डिस्क का यूज किया जाने लगा, ठीक है। बट इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती थी उस टाइम तक। उसके बाद में हम बात करते हैं लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे हमारे पास में पहला ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हो गया था, और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो था हमारे पास में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनरेशन के अंदर हमारे पास में ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अवेलेबल हुआ था, तो उस केस में आंसर होना चाहिए सेकेंड जनरेशन, ठीक है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया था। ये जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी और इस केस के अंदर हमारे पास में जो लैंग्वेजेस आई थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस आई थी। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस के अंदर आपके पास में मल्टीपल, जैसे आपके पास में फोर्ट्रान है, कोबोल है, ये वाली जो लैंग्वेज जो स्पेसिफिकली साइंटिफिक पर्पज के लिए या कमर्शियली एप्लीकेशंस के लिए यूज होती थी, वो लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट इस वाले जनरेशन के अंदर हो चुका था, ठीक है। और स्पेसिफिकली क्यों यूज की जाती थी, साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए ही इसका यूज किया जाता था। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे वो आए थे हनीवेल 400, IBM 7030 एंड CDC 1604। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, और भी बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि सेकेंड जनरेशन में अवेलेबल हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास में थर्ड जनरेशन जो कब स्टार्ट हुई थी, 1964 से में स्टार्ट हुई थी और 75 तक इसका कंटिन्यूसली वर्किंग हुई थी। इसके अंदर हमारे पास में ट्रांजिस्टर्स की जगह पे क्या आ गया था, ICs आ गए थे। ICs होता है इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेटेड चिप है, तो ये चिप से हमें क्या समझ में आता है कि सर्किटरी है, ठीक है। इस सर्किटरी पे क्या क्या चीजें मिलकर बनी हुई होती, मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन से हम एक सर्किटरी बना सकते हैं, और उस सर्किटरी को यहाँ पे क्या बोला गया है, IC इंटीग्रेटेड चिप बोला गया है, ठीक है। अब जितने यहाँ पे इंटीग्रेटेड के लिए ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए उन पे अलग अलग स्केल होता था। यदि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड की बात करें तो यहाँ पे सपोज टू बी 10 आपके ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। यदि मीडियम स्केल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे 100 जो आपके ट्रांजिस्टर्स है वो लगे हुए हुए हैं, ठीक है। तो एक ही चिप पे लगा करके इसको एज ए स्विचिंग डिवाइस, एज ए कंप्यूटेशन वाली डिवाइस यूज किया जाता था, ठीक है। इस केस में जब कंप्यूटर्स आए तो उसके अंदर ये वाली जो मैग्नेटिक कोर हैं, टेप्स हैं, डिस्क है, इन सब का यूज किया जाता था। और इसके बाद में जब कंप्यूटर का जनरेशन हुआ, मतलब कंप्यूटर्स डेवलप हुए, तो उस केस में मिनी कंप्यूटर्स का यूज किया जाने लगा, ठीक है। मतलब मिनी कंप्यूटर का डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन के अंदर हुआ था। मिनी कंप्यूटर्स आपके अबाउ दोनों कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में छोटे होते थे साइज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, जब जाके हम देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंड जनरेशन में आ गया था। थर्ड जनरेशन के अंदर जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके अंदर मल्टीपल यूजर्स एक साथ एक सिस्टम से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अंदर हमारे पास में स्टैंडर्ड जो हाई लेवल लैंग्वेजेस थी वो हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके जो एग्जाम्पल है आपके पास में वो IBM 360 370 PD8 एंड CDC 6600 ये हमारे पास में अवेलेबल हुए थे। नेक्स्ट जनरेशन आई थी हमारे पास में फोर्थ जनरेशन, वो आई थी 1975 और वो कब तक चली थी, 89 तक चली थी। इसके अंदर भी हमारे पास में इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ किया जाता था। बट जब ये इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज़ किया जाता था तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ट्रांजिस्टर्स का इसमें यूज़ किया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे हंड्रेड्स की बात नहीं कर रहा है, ये थाउजेंड्स की बात कर रहा है, ठीक है।
तो बहुत सारे पावर इसको अप्लाई करने के लिए, बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का जो काउंटिंग है वो इंक्रीज कर दी थी। ठीक है, अब इस वाले के अंदर जो आईसीज बना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया था और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। तो माइक्रो प्रोसेसर पहले चीज 4th जनरेशन में आया था, इसके अंदर आपके ट्रांजिस्टर्स भी आ गए, ठीक है, कैपेसिटर्स भी आ गए और आपके पास में रजिस्टर्स भी आ गए। इन सब से मिलकर के आपका माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसके अंदर भी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर जो ऊपर वाली डिवाइसेस है वो तो यूज़ की जाती थी ही, उसके अलावा हमारे पास में हार्ड डिस्क अवेलेबल हो गई थी और कंप्यूटर के नेटवर्क जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपके 4th जनरेशन के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, जिससे कि आपस में कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते थे। इसके अंदर हमारे पास है वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो कि इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ग्राफिकली आइकन्स को देख पाते थे 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टी यूज़र का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है और बहुत ही ऑथेंटिक है और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके अंदर सी लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ था और नेटवर्क बेस्ड जो एप्लीकेशंस हमारे पास में वो भी हमारे पास में कब आई थी, 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स के टाइम पे आई थी। अब हमें ये समझ में आया कि 4th जनरेशन थोड़ा सिमिलर है कि हम जो अभी करंटली यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप से। तो इसके अंदर हमारे पास IBM PC हो गए और एप्पल के जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आए थे, क्रे 1 आया था। ठीक है, जो क्रे जो डैश 1 है, जो क्रे डैश 1 है, ये क्या है, आपका पहला सुपर कंप्यूटर है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहला सुपर कंप्यूटर कौन सी जनरेशन में आया था, तो ये 4th जनरेशन के अंदर अवेलेबल हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में 5th जनरेशन जो 1989 में स्टार्ट हुई थी और वो करंटली अभी भी चल रही है। ठीक है, तो करंट जो जनरेशन है तो वो कौन सी है, आपकी 5th जनरेशन है। इसके अंदर आईसीज यूज हुए थे बट यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स का यूज किया जाने लगा। मतलब एक छोटी चिप के ऊपर वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स और जो भी ट्रांजिस्टर्स है उनका बहुत ज़्यादा पावर उनका यूज होने लगा। मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स को एक साथ कंक्लूड करके, एक साथ इंटीग्रेट करके चिप बनाई जाती है। ठीक है, अब इसके अंदर है हमारे पास में हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और नेटवर्क कंपोनेंट्स अवेलेबल हुए हैं। 5th जनरेशन की सबसे पावरफुल चीज़ है कि इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया था। ठीक है, इसमें ऑटोमेशन बहुत पावरफुल हुआ था। अभी जो करंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो जनरली जो वर्किंग हो रही है वो किस पे हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। भले आप गूगल के सर्च इंजन की बात करो, यूट्यूब सर्च की बात करो, सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम्स वर्क कर रही है। ठीक है, इसके अंदर मेजरली जो वर्किंग हुई थी वो WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब मल्टीमीडिया इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस भी हुआ था। क्योंकि जनरली अभी जो काम है हमारा सारा किस पे बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजीज वर्क हो रही है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में IBM के नोटबुक कंप्यूटर्स हो गए, पेंटियम के PCs आ गए। पेंटियम PC जैसे पेंटियम के हमारे पास में बहुत सारी सीरीज आ चुकी है प्रोसेसर्स की, जिसके अंदर अभी करंटली जो सीरीज चल रही है वो हमारा जो है वो आपका i7 या i9 तक हमारे प्रोसेसर्स अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो वो कौन से जनरेशन के, 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो ये थे आपके कंप्यूटर जनरेशन्स के टेक्नोलॉजीज।